हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ का शासनकाल, अर्थात जब ब्रिटिश अधिकारी यहाँ अधीक्षक बनकर आए और भोसला शासकों के कार्यकाल में हस्तक्षेप कर कुछ वर्षों के लिए, लगभग 12 वर्ष के लिए यहाँ अधीक्षक के पद पर रहकर यहाँ जो शासन प्रणाली चलाई, उसके अंतर्गत हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह जो ब्रिटिश संरक्षण में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, जिसमें मिस्टर एगेन्यू ने त्यागपत्र दे दिया था। उससे आगे यदि हम बात करें तो अगले जो होते हैं यहाँ के रेसिडेंट, पहले रेसिडेंट हुए थे जेनकिंस, उनके स्थान पर अब नए रेसिडेंट आते हैं सन 1827 को विल्डर करके। कौन आते हैं? मिस्टर विल्डर। मिस्टर विल्डर अगले नए रेसिडेंट बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, और ये इनकी पद स्थापना होती है। ये नियुक्त कब होते हैं? तो 12 अप्रैल सन 1827 को। 12 अप्रैल सन 1827 को मिस्टर विल्डर नए रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। तथा इनके समय की प्रमुख यदि हम घटना की बात करें तो ये जब विल्डर नए रेसिडेंट के रूप में आते हैं तो उस समय इनके कार्यकाल में एक संधि होती है जो अंग्रेजों और भोसला शासकों के मध्य होती है। और उस नवीन संधि के अनुसार अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य को भोसला शासकों को पुनः सौंपा जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा काल आने लगता है इस नवीन संधि के अनुसार। और यह संधि कब होती है? तो यह संधि होती है 1829 ईस्वी को। यह जानकारी प्राप्त होती है मिस्टर विल्डर जब नए रेसिडेंट बनते हैं। उसके पश्चात यदि हम अधीक्षकों की बात करें तो अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं हंटर। एगेन्यू के त्यागपत्र देने के पश्चात नए ब्रिटिश अधीक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं मिस्टर हंटर, और ये एगेन्यू के उत्तराधिकारी होते हैं। इनके समय के बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए केवल हम इतना पढ़ते हैं कि ब्रिटिश अधीक्षक हंटर जो है एगेन्यू के उत्तराधिकारी होते हैं। इनके पश्चात अगले ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं कौन? मिस्टर सैंडिस। मिस्टर सैंडिस जब ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं तो उनके समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, परंतु उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटिश अधीक्षक बनने के पूर्व नागपुर घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। मिस्टर एगेन्यू के अनुशंसा पर क्या किया गया, इनको सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्रदान किए गए तथा सन 1826 ईस्वी की संधि इनकी प्रमुख कार्यकाल में से एक कार्य है। क्या? 1826 की संधि। और इस संधि के तहत क्या होता है, अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो संधि होता है जिसमें रघुजी तृतीय उस समय वयस्क हो जाए रहते हैं। जब 1826 की संधि होती है उस समय रघुजी तृतीय वयस्क हो जाए रहते हैं, तो अपने वयस्क अवस्था में रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। और उस संधि के तहत फिर क्या होता है, रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के बीच संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नागपुर जिले का शासन के प्रयोग के रूप में रघुजी तृतीय को उत्तराधिकार के रूप में दे दिया जाता है। और इस प्रकार से इस समय की घटना प्राप्त होती है 1826 ईस्वी की संधि के तहत। परंतु इस संधि से क्या होता है, छत्तीसगढ़ अछूता रहता है। अछूता अर्थात अप्रभावित रहता है। फलस्वरूप इस संधि का किसी भी प्रकार का प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। उसके अलावा इस समय की संधि से परिणाम प्राप्त क्या होता है, नागपुर जो है वो अब रघुजी तृतीय के अधीन हो जाता है और रघुजी तृतीय के अधिकार क्षेत्र में जाता है। उसके अलावा दूसरा कार्य देखने को मिलता है हमें कि अंग्रेजी वर्ष का प्रारंभ होना। मिस्टर सैंडिस का पहला कार्य क्या था, 1826 की ईस्वी, और दूसरा कार्य था अंग्रेजी वर्ष का प्रारंभ होना। अंग्रेजी वर्ष का प्रारंभ अर्थात जब ये अपने क्या पद में थे, ब्रिटिश अधीक्षक के पद में थे, तो उस समय इन्होंने अपने कार्यकाल में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करवाया था कि अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ करवाया था हमारे छत्तीसगढ़ में। और जब इन्होंने अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ करवाया तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू वर्ष और मुस्लिम वर्ष प्रचलित मात्रा में चल रहे थे, तो उनका स्थान ले लिया था अब यह अंग्रेजी वर्ष। इसके अलावा यदि हम इनके अन्य कार्यों की बात करें तो अन्य कार्य में देखने को मिलता है कि इन्हीं के कार्यकाल से अंग्रेजी भाषा का क्या हुआ था, कामकाज में प्रचलन शुरू हो गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में डाक तार के कार्य का प्रारंभ भी हो गया था। यह कार्य देखने को मिलता है मिस्टर सैंडिस के कार्यकाल में। उसके पश्चात आते हैं सैंडिस के उत्तराधिकारी एवं ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त। यदि हम इस टॉपिक में बात करें सैंडिस के उत्तराधिकारी, तो सैंडिस के कार्यकाल के पश्चात आते हैं विल्किंसन एवं क्रॉफर्ड, जो नए ब्रिटिश अधीक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं। चूंकि विल्किंसन के बारे में हमें उतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु जब क्रॉफर्ड
यहाँ के ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं। तो इन दोनों का कार्यकाल रहता है सन 1828 से 1830 ईस्वी तक। और इनके कार्यकाल के दौरान, क्राफर्ड के कार्यकाल के दौरान सन 1829 ईस्वी को संधि होती है, नवीन संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के मध्य, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि अब जून 1830 से यहाँ छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों का शासन कार्य चलेगा। इस प्रकार से हमें क्राफर्ड के समय जानकारी प्राप्त होती है। और सत्ता हस्तांतरण कब होता है? तो 6 जून 1830 ईस्वी को। 6 जून 1830 ईस्वी को आज ही के दिन, जो कि आज 6 जून है, तो 6 जून 1830 ईस्वी को आज ही के दिन क्या होता है? सत्ता हस्तांतरण होता है। कहाँ से कहाँ? तो अंग्रेजों से मराठों के अधीन। और भोसला अधिकारी कौन रहते हैं उस समय? कृष्णा राव भोसला उस समय भोसला अधिकारी होते हैं। इनके समय के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है यदि इस प्रकार से हमें अंग्रेजों के बारे में जानकारी मिलती है कि ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ का शासनकाल किस प्रकार चला। और इस प्रकार से जब 6 जून 1830 को क्या होता है? भोसलों को सौंप दिया जाता है छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से यहाँ ब्रिटिश जो शासन रहता है वह एक तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद पुनः भोसला शासन काल प्रारंभ होता है। अब यदि हम देखें कि 12 वर्ष के दौरान इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करवाए, तो ब्रिटिश अधिकारियों के शासनकाल की समीक्षा करें हम, तो कुछ प्रमुख कार्य यहाँ मैं बता रहा हूँ, जिसमें से नवीन प्रणालियों का उपयोग। जब मिस्टर एगेन्यू यहाँ के अधीक्षक हुए तो उन्होंने नवीन प्रणालियों का उपयोग कराया। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में सुधार, चोरी डकैती जो पहले होती थी उन सभी में सुधार कर न्याय व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश किया उन्होंने। आर्थिक व्यवस्था में सुधार, क्योंकि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में सुधार है तो क्या किया कि मूल्यों में कमी करने के पश्चात मूल्यों में वृद्धि की, जिससे कृषकों का आर्थिक स्तर सुधरा। उसके अलावा विकास के नवीन मार्गों की खोज। इस प्रकार से हमें ब्रिटिश शासक की समीक्षा देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ का काल चला उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है, अर्थात पुनः भोसला शासक का जो शासनकाल शुरू होता है, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।